क्या हो अगर साइंस प्राचीन जादू से टकराए? आपको क्या लगता है इसमें किसकी जीत होगी? अगर आपको नहीं पता तो इसका जवाब इस एनिमे में मिलेगा। जब जापान के 7 सबसे काबिल इंसान टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और ये सातों इंसान अपने अपने फील्ड में इतने स्किल्ड होते हैं कि इनका हुनर किसी मैजिक से कम नहीं होता। सुकासा मिकोगामी एक टॉप पॉलिटिशियन जिसके आगे बड़े से बड़ा लीडर फेल। पॉलिटिशियन और के साथ खेलना कोई इससे सीखे। रिंगो ओहोशी एक ऐसी साइंटिस्ट जिसका कोई जवाब नहीं। एटॉमिक क्रिएशन, न्यूक्लियर एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसी कोई फील्ड नहीं जिसका नॉलेज इसके पास ना हो। वहीं शिनोबु सारुतोबी दुनिया की सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट जिसने कई गहरे राज को बाहर निकाला है। आगे कीना कारीजाका ये दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर है। अगर पेशेंट में हल्की सी भी जान बची है तो ये उसको मौत के मुंह से बाहर निकाल लेगी। वहीं अगर मैजिक की बात कर रहे हैं तो इस फील्ड का मास्टर है प्रिंस अकात्सुकी, जिसके पास मैजिक तो नहीं पर उसके इल्यूजन टेक्निक किसी मैजिक से कम भी नहीं है। आगे जापान की सबसे स्किल्ड वॉरियर आओ इचिगो जो कटाना में इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि उसके आगे गन भी वर्क नहीं करते। और लास्ट में मासातो सारदा जो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है। इसके लिए पैसे कमाना समंदर से पानी निकालने जैसा है। तो बात ऐसी है कि एक मीटिंग के लिए ये सातों महापुरुष प्लेन से जापान आ रहे थे, पर तभी इनके साथ एक एक्सीडेंट होता है और इनका प्लेन क्रैश होकर एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो इस वर्ल्ड के फ्रियागट एम्पायर में छोटे से गाँव इल्म विलेज थोड़ी दूर में क्रैश होते हैं। पर किसी चमत्कार की वजह से ये सातों इंसान इस एक्सप्लोड से बच जाते हैं। तो फिर इनका इलाज करने इल्म विलेज के लोग उनको अपने घर लाते हैं, जहाँ पर सुकासा की मुलाकात लुरुल नाम की एक इल्फ से होती है। अब क्योंकि चोट लगने की वजह से सुकासा खाना नहीं खा पा रहा था, तो इसलिए लुरुल उसकी मदद करती है। उसी टाइम वहाँ पर विनोबा नाम की एक बीमा आती है। बीमा इस वर्ल्ड में ऐसे पीपल को कहते हैं जिनके पास जानवरों की तरह कान और टेल होती है, एक तरह से बीस्ट पीपल। यहाँ पर सुकासा विनोबा के टेल को टच करता है और उसे छूते ही उसको यकीन हो जाता है कि सच में कोई दूसरी दुनिया है, क्योंकि यहाँ के लोग ना तो जापान को जानते हैं ना अर्थ जैसे यहाँ पर कोई क्रिएचर है, बल्कि यहाँ पर तो ड्रैगन और मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर दिख रहे थे। सबके होश आने के बाद सुकासा सभी के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, जहाँ पर विलेज के डेवलपमेंट करने के बारे में, इस दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना और अर्थ पर वापस कैसे लौटे, इन सारे सवालों पर चर्चा होती है। वहीं एक दिन अंपायर के कुछ गार्ड विलेज में आकर विनोबा से बदतमीजी करते हैं, तो फिर सुकासा उनको अच्छे से धोता है और उन्हें वापस भेज देता है। अब क्योंकि उसे डर था कि ये गार्ड अंपायर पहुंचकर वहां के लॉर्ड से विलेज की बुराई करेंगे, तो इसलिए वो अकात्सुकी को इनके पीछे भेजता है, जहाँ अकात्सुकी इन गार्ड को इतना ज्यादा डरा देता है कि वो कसम खाते हैं कि वो किसी से कुछ नहीं बताएंगे। अब क्योंकि जल्दी सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के लिए इस गांव में ना तो खाना था ना ही जरूरी सामान, इसलिए सुकासा मासातो और जर्नलिस्ट इचिगो को पास के एक टाउन में भेजता है जानकारी और जरूरी सामान लेने। वहाँ जब मासातो एक ट्रेडिंग कंपनी में अपने सामान को सेल करता है तो वहाँ का लॉर्ड उसको बहुत कम पैसे ऑफर करता है और साथ ही धमकी देता है उसके अलावा उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इस टाउन की बिजनेस परमिट सिर्फ उनके पास है। आगे फिर मासातो इचिगो की हेल्प से टाउन के गवर्नर के कुछ डार्क सीक्रेट का पता लगाता है और उसे धमकाकर खुद का बिजनेस परमिट ले लेता है। वहीं पर उसकी मुलाकात रू नाम की एक ब्यूमा से होती है, जो ढेर सारे पैसे कमाकर अपने मॉम और डैड को गुलामी से आजाद करना चाहती थी। इसलिए वो मासातो से बिजनेस सीखने की जिद करती है। मासातो उसके अंदर बिजनेस का टैलेंट देखता है, इसलिए वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब क्योंकि मासातो के पास बिजनेस परमिट था, इसलिए वो वहाँ के सेलर को ज्यादा पैसे ऑफर करता है और उनको अपना सामान अपनी कंपनी इल्म ट्रेडिंग के जरिए सेल करने को कहता है। इन सेलर्स को वहाँ की बिजनेस कंपनी उनके सामान के बदले बहुत कम पैसे देती थी, इसलिए लोगों को मासातो का प्लान अच्छा लगता है और वो अपना सारा सामान इल्म ट्रेडिंग कंपनी के जरिए बेचने लगते हैं, जिसका पता जब वहाँ के बिजनेसमैन को लगता है तो वो सभी सेलर को इल्म ट्रेडिंग कंपनी से भी ज्यादा पैसे ऑफर करता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों का उस कंपनी के ऊपर से भरोसा टूट चुका था। वहाँ ट्रेडिंग कंपनी को गिराने के बाद मासातो ढेर सारे गोल्ड कॉइन और जरूरी सामान लेकर इल्म विलेज आता है। उसी टाइम सुकासा को न्यूज मिलती है कि विलेज के एल्डर पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। न्यूज पाते ही सुकासा डॉक्टर कीना के साथ तुरंत एक्सीडेंटल साइड पर आता है। आगे उस मॉन्स्टर को इचिगो और वानिबे मिलकर मार गिराते हैं। इधर दूसरी साइड कीना विलेज एल्डर की जांच करती है तो उसे पता लगता है कि वो लगभग मर चुके हैं, पर कीना अपने टैलेंट से एल्डर के सभी डैमेज ऑर्गन को दोबारा रिपेयर करती है और लास्ट में हार्ट को हाथों से दबाकर एल्डर को वापस जिंदा कर देती है। अभी थोड़े दिन बीते थे, इल्म विलेज पर रॉयल गार्ड अटैक कर देते हैं। वो लोग उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इन विलेजर्स ने इलीगल तरीके से गोल्ड कमाया है। मासातो उनको अपना बिजनेस परमिट दिखाता है, पर वो कुछ नहीं मानते। लास्ट में वो लोग पूरे विलेज को जलाने के बाद और लुरुल को उठा ले जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ सुकासा आता है और उसको न्यूज मिलती है कि रॉयल्स गार्ड लुरुल को उठाकर ले गए हैं। आगे तो सारे गांव वाले लुरुल को छुड़ाने के लिए गार्ड और लॉर्ड पर हमला करने वाले थे, पर सुकासा उन्हें समझाता है कि उनके लॉर्ड पर हमला करना किसी कंट्री के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है। सभी की भलाई के लिए उन्हें लुरुल को भूलना होगा। वहीं वानिबे और एल्डर सुकासा की बात समझते थे, पर फिर भी वो लुरुल को छोड़ नहीं सकते थे, फिर चाहे इसमें उनका पूरा विलेज ही क्यों न खत्म हो जाए। सुकासा भी लुरुल को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो गाँव वालों का साथ देता है और उन्हें बताता है कि अब से वो 2000 साल आगे
आगे जाने वाले हैं, मतलब उनकी संस्कृति पूरी तरह से बदलकर मॉडर्न होने वाली है। आगे फिर सुकासा अपने साइंटिस्ट रिंगो की हेल्प से सभी को लोहे से भी मजबूत सील और तीर दिलाता है और इनकी हेल्प से सारे गाँव वाले वहाँ के लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर दूसरी साइड सुकासा को शिनोबु के जरिए एक अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में पता चलता है, तो वो उस रास्ते सीधे लिरुल के पास आने लगता है। रास्ते में उसको एक मैजिशियन का सामना करना पड़ता है, पर शिनोबु उसको अपने शॉक प्लाइजर से बेहोश कर देती है। वहीं जब सुकासा लिरुल के पास आता है तो वो उसे वहाँ बंधी हुई मिलती है और उस जगह पर लॉर्ड का कहीं नामो निशान नहीं था। जब सुकासा लिरुल की तरफ बढ़ता है तभी वहाँ का लॉर्ड उस पर गन से फायर करता है। अब क्योंकि सुकासा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था इसलिए उसको कुछ नहीं होता, पर अब वो अपनी गन निकालता है और उस लॉर्ड को शूट कर देता है। आगे जब सुकासा लिरुल को होश में ला रहा था तभी उसके अंदर किसी की स्पिरिट उसको इस दुनिया को एक ड्रैगन से बचाने को कहती है। वो स्पिरिट ये बताती है कि एक ड्रैगन इस दुनिया को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और तुम साथ हीरो ही उसे रोक सकते हैं, और इसी उम्मीद में उसने तुम सबको यहाँ समन किया है। आगे सुकासा बहुत सारे सवाल उस स्पिरिट से पूछता है पर वो स्पिरिट अपनी बात कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके तुरंत बाद ही लिरुल को होश आता है। लिरुल को लेकर सुकासा विलेज वापस आता है। अब क्योंकि उन्होंने एक कंट्री के खिलाफ जंग छेड़ी है इसलिए अंपायर जल्द ही किसी को जरूर भेजेगा उन पर अटैक करने। तो इन सब की जानकारी लेने सुकासा शिनोबु को एम्पायर भेजता है ताकि वो अधिक से अधिक न्यूज कलेक्ट कर सके। वहाँ के एक टाउन में जब शिनोबु न्यूज कलेक्ट कर रही थी तो उसे वहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वहाँ के लोग खुद भूखे थे पर बाहर से आने वाले लोगों का खूब अच्छे से ख्याल रखते थे और हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते। आगे थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद शिनोबु को पता चलता है कि ये विलेजर्स बाहर से आने वाले लोगों की खूब सेवा करने के बाद उनको मारकर सारे पैसे छीन लेते हैं। उसी टाइम वहाँ पर जेना नाम की एक जनरल आती है और सभी को साफ दिखने और हमेशा मुस्कुराने को कहती है, और यहीं पर इस गाँव का सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल यहाँ के लॉर्ड ओस्टल एल गस्तेव ने सभी लोगों को कड़े ऑर्डर दिए थे कि हर कोई अपने घर को पूरी तरह से साफ रखेगा, मिट्टी का एक कतरा भी किसी के ऊपर नहीं दिखना चाहिए और सभी हमेशा मुस्कुराते रहें, और जो भी ऐसा नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। अब क्योंकि इस टाउन के ज्यादातर लोग किसान थे पर नियम की वजह से वो अब खेतों में काम नहीं कर सकते, इसलिए उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और घर के मेंटेनेंस और कॉस्मेटिक में जो पैसा खर्च होता वो भी इन्हीं की जेब से जाता, इसलिए मजबूरी में इन सबको ये घिनौना काम करना पड़ा। वहीं जब जेना टाउन की जांच पड़ताल करने आई तो उसे एक बच्चे के ऊपर मिट्टी दिख जाती है, तो फिर वो अपने गार्ड से उससे बहुत ज्यादा मरवाती है। वहीं ये सब देखकर शिनोबु के साथी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पिछली रात इस बच्ची ने उन सभी की जान बचाने की कोशिश की थी। आगे वो उस बच्ची की मदद करने को सोचता है पर शिनोबु उसे रोकती है और खुद उस बच्ची को बचाने बाहर आ जाती है। शिनोबु को देखकर जेना के गार्ड अलर्ट हो जाते हैं पर शिनोबु उन्हें एक ऑफर देती है कि अगर वो इस बच्ची को छोड़ दे तो वो सरेंडर कर देगी, नहीं तो उसके हाथों से जेना को कोई नहीं बचा सकता। आगे फिर जेना शिनोबु के इस ऑफर को मान लेती है और उसको अरेस्ट कर जेल में ले आती है। वहीं पर उसको पता चलता है कि जेना एक स्पाई है जो गस्तव से बदला लेना चाहती है क्योंकि गस्तव ने उसके कंट्री को तबाह कर दिया है। पूरी बात जानने के बाद शिनोबु और जोना एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे शिनोबु को न्यूज मिलती है कि गस्तव जल्द ही डोरमंड टाउन पर अटैक करने वाला है। ये वही टाउन है जिसको सुकासा ने लिरुल को किडनैप करने वाले लॉर्ड को मारकर जीता था। आगे शिनोबु ये सारी न्यूज सुकासा के पास ट्रांसफर कर देती है। अब क्योंकि अटैक के टाइम सुकासा को सभी सिविलियन का साथ चाहिए था ताकि वो एक नए कंट्री का निर्माण कर सके, इसलिए वो अकात्सी को सभी के सामने एक गॉड की तरह प्रेजेंट करता है और बाकी सभी मेंबर को गॉड्स के फॉलोवर सेवन लाइट के नाम से। अकात्सुकी को गॉड बनाने के बाद सुकासा सभी सिविलियन को ढेर सारी सुविधाएं और सर्विस देता है जिससे खुश होकर सब गॉड अकात्सुकी के फॉलोवर बन जाते हैं। साथ ही वो वहाँ के गवर्नमेंट को भी सपोर्ट पा जाता है, इसलिए जल्दी सभी लोग अकात्सुकी और सुकासा पर भरोसा करने लगते हैं। इधर गस्तव अकात्सुकी को एम्पायर का दुश्मन और अपने किंग की इंसल्ट समझकर एक पावरफुल फायर स्पीयर डोरमंड के ऊपर लॉन्च करता है। ये स्पीयर ढेर सारी फायर स्पिरिट से मिलकर बना था और इसमें इतनी ताकत थी कि ये अकेले ही पूरे टाउन को जलाकर राख कर सकता है। इधर जब रिंगो अपने रडार में उस स्पीयर को देखती है तो एयर मिसाइल से उस पर फायर करती है, पर मैजिक से प्रोटेक्ट होने के कारण वो फायर स्पीयर उन मिसाइल को डॉज करके सीधे टाउन में गिर जाता है और सभी घर को जलाने लगता है। अब क्योंकि सुकासा ने सभी सुरक्षा निर्देश पहले ही वहाँ के गवर्नर और रॉयल्स को बता रखा था, इसलिए किसी भी नागरिक को कोई चोट नहीं आती और इससे गुस्सा होकर वो स्पीयर अपने अंदर के सभी स्पिरिट से लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ लिरुल आती है और सुकासा को बताती है कि अगर इस आग को खत्म करना है तो उन्हें उस स्पीयर को नष्ट करना होगा क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक आग फैलती रहेगी। ये सुनकर सुकासा रिंगो से मिसाइल फायर करवाता है पर आग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो मिसाइल टारगेट को लॉक नहीं कर पाती, इसलिए इचिगो उस मिसाइल को मैनुअली गाइड करती है और स्पीयर को नष्ट कर देती है। इधर ड्यूक गस्तो अपने किंग के लिए पागल था, पूरी तरह से लॉयल। उसने एम्परर को अपनी वफादारी दिखाने के लिए एक गोल्डन स्टेचू भी बनवाया था, अपने सभी नागरिकों से गोल्ड छीनकर और उनका खून बहाकर। उसकी नजर में सभी लोग सिर्फ सम्राट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और जब वो देखता है कि कुछ लोग उसके सम्राट की जमीन पर अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने के लिए खुद रेडी हो जाता है। पर उसको सलाहकार पहले ही कुछ लॉर्ड्स और बेहतर सैनिक को डोरमंड पर कब्जा करने भेज देते हैं। इधर डोरमंड में ड्यूक गस्टव के हमलों को कुछ ही दिन बीते थे कि वहाँ एक महामारी फैल जाती है, पर कीना अपने मेडिकल टैलेंट का इस्तेमाल करती है और एंटीबायोटिक बनाकर सभी को ठीक कर देती है। डोरमंड भले ही
ड्यूक गस्टव के हमले से बच गया हो, पर वो अभी भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए सुकासा रिंगो के जरिए 50 मॉडर्न गन क्रिएट करवाता है जो वहाँ के टॉप सोल्जर्स को देता है। ये सोल्जर जापान के सोल्जर्स के बराबर थे। उसी टाइम शिनोबु के जरिए सुकासा को खबर मिलती है कि ड्यूक गस्टव ने एक जनरल को ढेर सारे इंपीरियल सैनिकों के साथ डोरमंड पर अटैक करने भेजा है। तो सुकासा उस जनरल के सारे प्लान को पहले ही भांप लेता है और अपने मॉडर्न आर्मी को उनसे फाइट करने भेज देता है। आधुनिक हथियार, गन और ग्रेनेड के सामने वो लोड और इंपीरियल सैनिक टिक नहीं पाते और बुरी तरह से हार जाते हैं। ऐसी हालात देखकर वहां का जनरल भागकर अपने किले में छिप जाता है। तो सुकासा एक मिसाइल से उन पर फायर करता है और उन्हें बताता है कि वो वहां भी सेफ नहीं है, भलाई इसी में है कि वो सब सरेंडर कर दें। और कोई रास्ता न होता देख वो जनरल सरेंडर कर देता है। इधर दूसरी साइड गस्टव अपनी फुल फोर्स के साथ डोरमंड पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर तभी जेना और शिनोबु वहां आकर गस्टव से फाइट करने लगते हैं। अब गस्टव के आर्मी में ज्यादातर लोग जेना के थे, इसलिए वहां रिवोल्ट छिड़ जाती है और गस्टव और जेना के सोल्जर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं जेना और शिनोबु मिलकर बड़ी मुश्किल से गस्टव को मार पाते हैं, पर अभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए कंफर्म नहीं होता कि वो मरा या नहीं। अब क्योंकि सुकासा या कहे गॉड अकात्सुकी के हाथों एम्पायर के ड्यूक गस्टव का खात्मा हुआ था, इसलिए एम्पायर पक्का इस बार उससे भी ताकतवर इंसान को डोरमंड के ऊपर हमला करने भेजेगा और इन सभी परेशानियों को हटाने और दुनिया को दिखाने के लिए कि सुकासा के पास भी एम्पायर के मैजिक के बराबर पावर है, वो रिंगो से एक एटम बम क्रिएट करवाता है। और जब एम्पायर दोबारा गस्टव को रिवाइव करके पहले से ज्यादा पावरफुल बनाकर डोरमंड पर हमला करने भेजता है, तो सुकासा उसी एटम बम से उसको खत्म कर देता है। आगे फिर सुकासा इल्म विलेज और डोरमंड को मिलाकर ऑफिशियली इल्म कंट्री का निर्माण करता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सभी लोग एक बराबर होंगे। फिर चाहे वो ब्यूमा, ह्यूमन या इल्फ हो, उन सभी के पास अपने खुद के अधिकार होंगे। पर उसी टाइम वहाँ पर ड्यूक गस्टव फिर से आ जाता है और सुकासा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लुरुल गुस्टव के चेस्ट में लगे स्टोन को डिस्ट्रॉय करने को कहती है, क्योंकि यही स्टोन है जो उसको बार बार रिवाइव कर रहा था। ये सुनकर विनोबा और इचिगो उस पर अटैक करते हैं, पर इचिगो उस स्टोन को हल्का सही क्रैक कर पाती है। वहीं आगे जब गस्टव सुकासा को मारने ही वाला था, तभी सुकासा अपने गन से उस स्टोन पर शूट करता है, जिससे वो स्टोन टूट जाता है और गस्टव का काम फाइनली खत्म। कुछ दिन बाद सुकासा अपने सभी साथियों के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करता है और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है।